हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमर्स डिफेंस एकेडमी। हम लोग पिछले सेशन में कर रहे थे डिटर्मिनर्स और आपको करीब 4 से 5 सेशन डिटर्मिनर के हो चुके हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट डिटर्मिनर में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। कुछ 2 वीडियो भर का और बचा हुआ है, करीब 5 से 7 डिटर्मिनर जो बहुत ज़रूरी है और एनडीए और सीडीएस दोनों ही एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। उनसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, अक्सर उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन जो 6-7 बचे हुए हैं उनको 2 एपिसोड में बांट करके लास्ट के 2 वीडियो और आपको डिटर्मिनर के मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मिलने वाला है सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का। जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग पिछले वीडियोस को देख लें, देखने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आज शुरू करते हैं आपका ये सेशन डिटर्मिनर्स का, और आज का जो डिटर्मिनर है उसमें खास तौर से हम लोग यूज करने जा रहे हैं म्यूचुअल और कॉमन, जो आज का है। ठीक है, तो म्यूचुअल और कॉमन के यूज में अक्सर हम लोग गलतियां कर दिया करते हैं। एक सेंटेंस में आपको दे रहा हूं, वहां से देख करके आप बताइएगा कि कितना सही यूज करते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ हो अमन, ठीक, एक लड़का है अमन, आप लोगों में से कोई भी हो सकता है। अमन एज, ठीक, अमन एज लिखा मैंने म्यूचुअल फ्रेंड, अमन एज म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ किशोर एंड अमन इज म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ किशोर एंड मोहित इन द कॉलेज। अब ये हो गया। अब इसमें हम स्लैश लगा देते हैं आपका, ठीक है। स्लैश कहाँ लगा हुआ है देखिए, एक स्लैश लिखा है कॉमन फ्रेंड के बाद, एक लिखा है यहाँ पर मोहित के बाद, और इस वाले पोर्शन में आया आपका ए, और ये वाला पोर्शन हुआ आपका बी, और ये वाला पोर्शन हुआ आपका सी, और ये वाला पोर्शन हुआ आपका नो एरर वाला क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, इतना पोर्शन हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। एक सेंटेंस होगा, सेंटेंस इससे थोड़ा और बड़ा हो सकता है। अब मैं उतना बड़ा सेंटेंस अभी नहीं दे रहा क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। सिखाते समय ऐसे सेंटेंस नहीं दे सकते जो आपको सेंटेंस ही समझ में ना आए। अगर सेंटेंस समझ में आएगा तभी आप कंसेप्ट को समझ में आएंगे। मुझे कंसेप्ट समझाना है, अभी सेंटेंस की डिफ़िकल्टी पर नहीं जाना है। ईजी सेंटेंस में आपको कंसेप्ट आराम से समझ में आएगा। ये लिखा है अमन इज म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ किशोर एंड मोहित इन द कॉलेज, ठीक है, नो एरर। अब इसमें किस पार्ट में गलती है, अगर नहीं है तो फिर नो एरर का क्वेश्चन हो गया। अब आप बता सकते हैं कि इसमें कोई गलती है क्या। आप लोगों में से ज़्यादा लोगों को लग रहा होगा इस सेंटेंस में कोई गलती ही नहीं है। क्यों कि अमन जो है वो मोहित और किशोर का दोस्त है। अब आपने फेसबुक पे देखा होगा, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए आपकी सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। आप लोगों में से जितने लोग फेसबुक चलाते होंगे उनको पता होगा, फेसबुक पे जब आप किसी की आईडी देखते हैं तो वहाँ लिखा होता है 250 म्यूचुअल फ्रेंड्स, ठीक, 250 म्यूचुअल फ्रेंड्स, ऐसे वहाँ लिखा होता है। आपको क्या लगेगा यार 250 म्यूचुअल दोस्त होते हैं। तो फेसबुक ने आपको ये आदत ख़राब कर रखी है म्यूचुअल की। म्यूचुअल फ्रेंड होते नहीं है एक्चुअली, समझ में आई बात। म्यूचुअल नहीं होता, फ्रेंड हमेशा क्या होता है, कॉमन। 250 हैं तो जो दोनों के होंगे वो क्या होंगे, कॉमन फ्रेंड होंगे। म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता। फ्रेंड के पहले हमेशा क्या वर्ड यूज किया जाता है, कॉमन वर्ड यूज किया जाता है। और इसका आंसर जो होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ठीक है। अब आपको बड़ा ताज्जुब सा लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी कंपनी फेसबुक कैसे गलत हो सकती है, कैसे वो म्यूचुअल यूज है। आप डिसाइड न करिए, वो सोशल मीडिया से आप अंग्रेजी ना सीखो बेटा। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि डोंट लर्न ग्रामर, डोंट लर्न इंग्लिश फ्रॉम सोशल मीडिया। वहाँ से आप मत सीखिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसका आपको कारण समझाता हूँ ऐसा क्यों है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी इसमें, लेकिन ये वाली जो मैथमेटिक्स है वो विवेक सर वाली नहीं है, ठीक, ध्यान रखिएगा। विवेक सर जो मैथ पढ़ाते हैं, कॉमन लेते हैं, वो दूसरी है और हमारी मैथ दूसरी है। थोड़ी हेल्प लेंगे ज़रूर उनसे। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हो ए बी, ठीक है, ये ए बी अलग अलग है, मुझे मैथ नहीं आती, ध्यान रखिएगा। ए बी प्लस ए सी, दोनों में ए है। अगर इसको हम ऐसे लिखें, ए को कॉमन ले लिया, बी प्लस सी कर दिया, ये हो गया कि नहीं हो गया। इसमें
ए क्या था, ए दोनों का था, ए बी का भी दोस्त है और ए सी का भी दोस्त है, तो ए बी प्लस सी करके ए क्या कर दिया, ए को कॉमन लिया। मैथ में यही तो बोलते हो कि ए को क्या लिया, कॉमन लिया। या दूसरे ढंग से देख लो, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। ए किसके साथ, बी के साथ भी है और ए जो है किसके साथ, सी के साथ भी है। ऐसे समझ लो, ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो। ए जो है वो बी का भी दोस्त है, ए का भी दोस्त, सी का भी दोस्त है, दोनों का है। तो ये क्या हुआ, ए और सी का म्यूचुअल दोस्त नहीं हुआगा। कैसा दोस्त होगा, कॉमन दोस्त होगा। जो दोनों के साथ है वो कॉमन होगा। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। हो भी जानी चाहिए क्योंकि इसमें अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। थोड़ा सा मैथ लगाओ और अंग्रेजी सही करो, ठीक। मिटा रहे हैं, समझ गए होंगे। अब मैं एक आध क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। अब आप बात करेंगे कि म्यूचुअल कहाँ होता, कहाँ यूज होता है, ठीक है। म्यूचुअल को भी हम समझा दे रहे हैं आपको। ये रहा आपका म्यूचुअल। अब म्यूचुअल में क्या होगा, जैसे मान लो ए ने बी को क्या किया, ए ने बी को गाली दी, ए अब्यूज्ड बी, ए ने बी को गाली दी, बी ने ए को क्या कर दिया, स्लैप्ड, ठीक। अब समझ में आया, ए ने बी को गाली दी और बी ने ए को एक चमाट खींच के दे मारा। तो ये दोनों के बीच में हुआ है, ए बी, बी ए के बीच में हुआ है, इसमें तीसरा कोई नहीं आया। तो ये होता है म्यूचुअल। ए ने बी को गाली दी और बी ने ए को चांटा मार दिया, ये म्यूचुअल था, म्यूचुअल रिएक्शन था। ये एक दूसरे में, न्यूटन बाबा ने जो बताया है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, वो म्यूचुअल होता है, ठीक है ना। अब जैसे और सोच लो, जैसे मान लो कोई परेशानी है, ठीक, कोई परेशानी है। एक आदमी, सपोज करो कि धारा 144 लग गई, दो लोग पड़ोसी हैं, ए और बी पड़ोसी हैं, ठीक। ए के पास सब्जी है, दाल नहीं है, सब्जी है, आटा नहीं है। इनके पास सब्जी है, इनके पास आटा नहीं है। बी के पास क्या है, बी के पास सब्जी नहीं है और इनके पास आटा है, ठीक। अब बताओ, दोनों पड़ोसी हैं, ए के पास सब्जी है, आटा नहीं है, बी के पास सब्जी नहीं है, आटा है। अगर दोनों के दोनों सब्जी रोटी खाते हैं, मतलब क्या हुआ, ए ने सब्जी बना ली और बी ने आटे की रोटी बना ली और दोनों लोग मिल बैठ कर के सब्जी रोटी खाते हैं। तो ये क्या हुआ, ए ने बी को कोऑपरेट किया, बी ने ए को कोऑपरेट किया, ए ने बी को सब्जी दी और बी ने ए को रोटी दी, दोनों मिलकर सब्जी रोटी खाए। ये म्यूचुअल है। इसको आप क्या कहोगे, इसको कहोगे आप म्यूचुअल। ये होता है म्यूचुअल। समझ में आई बात, ऐसे है म्यूचुअल। म्यूचुअल और कॉमन में इस तरह का फ़र्क होता है। तो अब जब आप म्यूचुअल और कॉमन को समझ चुके हैं तो फिर आ जाइए मैदान में। आप दो क्वेश्चन लगा दीजिए, हमको तसल्ली मिल जाएगा, आपको समझ में आ गया, ठीक है। आओ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। सपोज करो एक सेंटेंस लिखा मैं, अनएम्प्लॉयमेंट इज डैश प्रॉब्लम ऑफ इंडिया एंड इंडिया के साथ एक और किसी कंट्री को जोड़ लेते हैं, इंडिया एंड नेपाल जोड़ लेते हैं, ठीक है। श्रीलंका को तो जोड़ेंगे नहीं, श्रीलंका की हालत ख़राब हो चुकी है, पाकिस्तान से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा सा मामला इशू हो जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं लेता, ठीक है। तो ये आप आ जाओ, इंडिया एंड नेपाल का नाम ले लिया, तो नेपाल में भी बेरोजगारी है, इंडिया में भी बेरोजगारी है, दोनों देशों में बेरोजगारी है। तो ये हो गया बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। ये किसके साथ है, इंडिया के साथ भी है, इंडिया के साथ भी अनएम्प्लॉयमेंट है, नेपाल के साथ भी है। तो ये क्या हो गई, कॉमन हो गई, ठीक है। अब यहाँ क्या लगाना होगा, यहाँ म्यूचुअल या कॉमन में से कौन सा वर्ड यूज करेंगे जब बेरोजगारी दो देशों के बीच में पाई जा रही है, तो ऐसे। और दूसरा सेंटेंस है, लिखा है कि सोहन, ठीक, सोहन एंड हिज सिस्टर, सोहन एंड हिज सिस्टर
हैज डैश कोऑपरेशन, हैज कोऑपरेशन डैश कोऑपरेशन विद ईच अदर। सोहन और उसकी बहन में कोऑपरेशन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है। एक झूठ बोलती है तो दूसरा समझ जाता है कि हमें कौन सी झूठ बोलकर इसको प्रोटेक्ट करना है। भाई बहन में अक्सर ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, लड़ेंगे तो लड़ेंगे और एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो फिर बचा भी लेंगे मम्मी पापा के कहर से झूठ बोल के। ठीक है, चलो अच्छा। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट दो देशों की प्रॉब्लम थी तो वो कैसी प्रॉब्लम होगी आप लोगों ने अब तक सोच ही लिया होगा। तो यहाँ क्या होगी, कॉमन प्रॉब्लम। जो दो देशों में पाई जाएगी वो कॉमन है, और जो केवल दो के बीच पाया जाएगा, दो के बीच बस, तीसरा कोई नहीं है, तब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपको लगाना चाहिए क्या, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जो कोऑपरेशन होता है, निवेश होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, ये क्या होती है, म्यूचुअल। ठीक है, और जो प्रॉब्लम वगैरह होती हैं जो दो देशों में होती है तो वो दोनों के बीच में पाई जाएगी ना, तो वो कॉमन हो जाएगी। तो ये म्यूचुअल और कॉमन का फ़र्क था। आई थिंक आपको अब म्यूचुअल और कॉमन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स के लिए तो बिल्कुल कभी भी म्यूचुअल लगाइएगा ही नहीं, एक सिरे से खारिज है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो अच्छा। म्यूचुअल कॉमन के बाद इसी तरह की एक और प्रॉब्लम होती है, चलो उसको सॉल्व करते हैं हम लोग, और ये है फर्दर और फार्दर को लेकर के। कौन सी है, अगली है फर्दर और फार्दर को लेकर के। तो दो वर्ड हैं, पहले इनको समझ लो, समझा देते हैं, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन देते हैं। एक वर्ड है फर्दर और एक वर्ड है फार्दर। ठीक, ये दो वर्ड आए। अब इन दोनों का मतलब समझो। फर्दर का मतलब क्या होता है, अगेन, दोबारा। ठीक है, फर्दर कब यूज किया जाता है, अगेन के लिए यूज किया जाता है, दोबारा के लिए यूज किया जाता है। और फार्दर कब यूज किया जाता है, फार्दर इज एक्चुअली, फार्दर इज कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ फार। ये क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ फार। ये फार की कॉम्परेटिव डिग्री होती है। और फार का मतलब क्या होता है, दूर। ये दूरी से रिलेटेड होता है, डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो फार्दर इज अ टर्म ऑफ डिस्टेंस, ये दूरी बताएगी। ठीक है ना। और ये फर्दर क्या बताता है, रिपीटिशन बताता है, किसी चीज़ का रिपीटिशन बताता है। और ये डिस्टेंस के सेंस में लगेगी, डिस्टेंस के सेंस में लगेगी। और दूसरी बात, चूंकि ये कॉम्परेटिव डिग्री है, फार्दर जो है वो कॉम्परेटिव डिग्री है, इसलिए इसके बाद हर हाल में क्या लगा होगा, देन लगा होगा। इन केस कि आपको सेंटेंस में देन दिखाई देता है तो आप फर्दर ना लगा के क्या यूज करेंगे, फार्दर। दूसरी बात, ये दूरी से संबंधित होगा, दूरी से संबंधित होगा। तो इसको एक बार ऐसे समझो, मान लो कि ये है लखनऊ। ठीक, मान लो ये लखनऊ है और ये है आपका कानपुर। ठीक है, वो लखनऊ है, कानपुर। लखनऊ से कानपुर की दूरी कितनी है, 85 किलोमीटर है। ठीक, और लखनऊ से ये आया वाराणसी। ठीक है, ये क्या हो गया, वाराणसी। एग्जैक्ट दूरी मुझे याद नहीं है कितनी है, मैं ऐसे अंदाज़ा मार दूँ कि मान लो कि ये जो वाराणसी है, सपोज कि ये 225 किलोमीटर दूर, ऐसे कोई 225-250 किलोमीटर दूर है, इसमें मुझे डिस्टेंस याद नहीं आ रही। ठीक है, तो अब ये कहो कि लखनऊ से कानपुर, ये डिस्टेंस ए हो गई। डिस्टेंस ए जो है 85 किलोमीटर है और डिस्टेंस बी जो है वो 25 किलोमीटर है। तो जो डिस्टेंस बी है वो डिस्टेंस ए से ज़्यादा है। तो हम जब कंपेयर करेंगे दूरी का, लखनऊ से वाराणसी की दूरी और लखनऊ से कानपुर की दूरी में जब कंपैरिजन करेंगे तब क्या यूज करेंगे, तब हम फार्दर यूज करेंगे और उसके साथ में देन लगाएंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब आप एक सेंटेंस देख लीजिए। सेंटेंस में यहाँ लिख रहा हूँ, या फर्दर को समझा दूँ उसके बाद। फर्दर में समझाना कुछ नहीं है, फर्दर आप समझ रहे हैं कि फर्दर का मतलब हुआ दोबारा रिपीट करने के सेंस में आए तो फर्दर लगाओ, और दूरी के सेंस में आए, दूरी कंपेयर करने के लिए आए तो फार्दर लगाओ। दूसरी बात, देन जरूर होगा, फार्दर लगेगा तो देन जरूर होगा, फर्दर लगेगा तो देन लगाने की जरूरत नहीं, वो पॉजिटिव डिग्री में आता है। ठीक है, इतनी बात। अब आपको दो सेंटेंस लिखते हैं और दो सेंटेंस में फर्दर और फार्दर का यूज करना है, फिर आप बताइएगा कि कहाँ फार्दर लगेगा और कहाँ फर्दर लगेगा। ठीक है, चलिए। तो ये रहे दो सेंटेंस आपके।
जिसमें एक सेंटेंस लिखा हमने, बताऊंगा नहीं किससे लिखा, ये बता ही दूंगा तो पूछने का फ़ायदा क्या रहा। जैसे वही कंपैरिजन जो भी थोड़ी देर पहले किया था, वही मैंने लिखा कि वाराणसी इज डैश डैश देन कानपुर फ्रॉम लखनऊ, ठीक, फ्रॉम लखनऊ। तो बनारस, लखनऊ से बनारस और लखनऊ से कानपुर की दूरी के बीच में कंपैरिजन है। और ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ देन लगा हुआ है। दूसरा सेंटेंस है आई हैव नथिंग टू से डैश इन दिस केस, इस केस में मुझे कहने के लिए और कुछ नहीं है, ठीक, इस केस में मुझे दोबारा कहने के लिए और कुछ नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है फर्दर और फार्दर। अब बताओ क्या लगा सकते हो इसमें, फर्दर लगा सकते हो या फार्दर लगा सकते हो, कौन सा यूज आएगा? तो पहले वाले में क्या लिखा है, देन लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या यूज करोगे आप, फार्दर यूज करोगे, ठीक है। मान लो एरर का क्वेश्चन होता तो यहाँ क्या लिखा होता, पहले एरर का बना दो, यहाँ लिखा होता फर्दर, ठीक है, ऐसे लिखा होता कि वाराणसी इज फर्दर देन कानपुर फ्रॉम लखनऊ। तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। एरर कहाँ है, यहाँ है फर्दर में, देन लगा हुआ है, फर्दर के साथ नहीं लगता, किसके साथ लगता है, फार्दर के साथ लगता है, यहाँ फार्दर लगना चाहिए था। और मान लो यहाँ पर लिखा होता, सपोज कि पहले सेंटेंस में लिखा होता यहाँ फार्दर, ठीक, यहाँ फार्दर, तो इस वाले सेंटेंस में आई हैव नथिंग टू से फार्दर इन दिस केस, इस केस में कहने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। तो इसमें कोई दूरी तो कंपेयर हो नहीं रही है, कहीं डिस्टेंस का कोई भाव ही नहीं है, देयर इज नो फीलिंग ऑफ डिस्टेंस, नो मैटर, नो डिस्कशन ऑफ डिस्टेंस, डिस्कशन के बारे में बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तो रिपीटिशन, मतलब जितना कहना था कह चुका, अब और कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है। तो यहाँ क्या यूज करना चाहिए था, यहाँ हमें यूज करना चाहिए था फर्दर। चाहे सी बात है, एकदम सिंपल बात समझ में आया, कब हम फर्दर यूज करेंगे, कब फार्दर यूज करेंगे, एक चीज़ ये थी। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब आपके पास दो डिटर्मिनर हमने ये कर दिए, अब आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा कुछ और चीज़ें करते हैं। दो आज हम लोगों ने पढ़ लिया, म्यूचुअल कॉमन पढ़ लिया, फर्दर फार्दर पढ़ लिया। एक चीज़ और पढ़ लो, लास्ट और लेटेस्ट, ठीक है। ये क्या है, लास्ट और लेटेस्ट, ठीक, दो। तो लास्ट का क्या मतलब होता है, LAST। देखो ये कई चीज़ें हैं, अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब होता है चलना। कौन वाला चलना ये पैरों से चलना नहीं है। लास्ट का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊ। जैसे हम ये कहें कि सपोज ये मार्कर है, सपोज कि ये मार्कर ही है, हम कहें कि एक मार्कर 15 दिन चलता है, तो हम कहेंगे कि दिस मार्कर लास्ट्स 15 डेज। तो ये वर्ब हो गई, 15 दिन चलता है। हमने एक चप्पल खरीदा, चप्पल 6 महीना चला, तो माई स्लीपर लास्ट 6 मंथ्स। कोई शर्ट खरीदी, 3 साल चली, दिस शर्ट लास्ट 3 मंथ्स, 3 ईयर्स, ऐसे हो गया। तो ये वाला चलना हो गया, तब ये वर्ब है। और एक इसी लास्ट का मतलब क्या होता है, जब ये एडवर्ब होगा, ठीक है, तो जब एडवर्ब होगा तो इसका मतलब क्या हो जाता है, पिछला, ठीक है, पिछला। जैसे कि लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ये वाला हो जाता है, ठीक। और एक लास्ट क्रम में आता है, ये तब एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव होगा तो क्या होगा, तब हो जाएगा तो अंतिम, तब इसका मतलब क्या हो गया, अंतिम। जैसे हम कहें लास्ट टॉपिक, क्या कहा हमने, लास्ट टॉपिक, जो हमने पिछला टॉपिक, हमने अंतिम टॉपिक पढ़ाया था, ये है दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस बुक, ये इस बुक का लास्ट टॉपिक है, तो अंतिम टॉपिक है। इस वाले में क्या कह दिया, लास्ट संडे, लास्ट संडे कह दिया, तो ये क्या हो गया, पिछला संडे। तो ये लास्ट के 2-3 मीनिंग होते हैं। यहाँ हम जो लास्ट यूज करने जा रहे हैं वो कौन सा वाला है, ये अंतिम वाला है, ठीक है। डिटर्मिनर है ना, तो हम इस ढंग से यूज करेंगे। लास्ट का मतलब अंतिम, और लेटेस्ट का क्या मतलब होगा, तो लास्ट के साथ लेटेस्ट में जब हम कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि दोनों के यूज में थोड़ा डिफरेंस है, नॉट सेम। लास्ट का मतलब क्या हुआ, अंतिम, अंतिम मतलब नो मोर, ये हो गया ना अंतिम। अंतिम का मतलब क्या हुआ, नो मोर। अब इसके बाद नहीं, ये बात ध्यान रखना।
और लेटेस्ट का मतलब क्या हुआ? लेटेस्ट का मतलब क्या होगा? रिसेंट मतलब अभी तक का अंतिम, अभी अभी जो एकदम 2-4 दिन पहले का हो, ये हो गया रिसेंट। लेटेस्ट क्या हो गया? लेटेस्ट एकदम रिसेंट का होता है, और लास्ट मतलब अब इसके बाद नहीं होगा। ठीक है, सपोज करो जैसे एक मूवी आई थी जब तक है जाम, कुछ लोगों ने देखा होगा जब तक है जाम। अब हम लिखे यहाँ पर was the latest movie of यश चोपड़ा। यस वाई लिख दे रहा हूँ, पूरा नाम नहीं आएगा तो ऐसे आ जाएगा आप यश चोपड़ा। यश चोपड़ा महोदय की डेथ हो चुकी है, ही इज़ नो मोर, वो अब इस दुनिया में नहीं है, और ये उनकी आखिरी मूवी थी, इसी को बना रहे थे तो उनकी डेथ हो गई थी। तो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लें, एक ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन मान लो हम ये कहें सपोज कि पृथ्वीराज इज द लास्ट मूवी ऑफ अक्षय कुमार। ठीक, ये लिखा। अब आप बता सकते हो यश चोपड़ा साहब अब इस दुनिया में नहीं है, अब वो मूवी नहीं बनाने वाले, तो वो नो मोर पे हो गया, मतलब ये उनकी आखिरी मूवी थी, अब इसके बाद वो मूवी में काम नहीं करेंगे, मूवी नहीं बनाएंगे। तो जब एंड हो गया, मूवी बनाने की प्रोसीजर का एंड हो गया, तो क्या हो गया? लास्ट हो गया। अब अक्षय कुमार अभी फिल्म से संन्यास नहीं लिए हैं, ठीक है, अभी इसके बाद और मूवी आएगी, जो उनकी एक मूवी है पृथ्वीराज, क्या इसके बाद वो मूवी नहीं बनाएंगे? अगर पृथ्वीराज के बाद वो मूवी नहीं बनाते हैं तब तो लास्ट होगा, लेकिन और बनाएंगे, अभी कई मूवी पे काम कर रहे हैं, तो अगर चूंकि ये आखिरी नहीं है, इसके बाद और भी बनाएंगे, तो जब और भी बनाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक के लिए ये क्या हो जाएगी? लेटेस्ट मूवी हो जाएगी, तब ये लास्ट मूवी नहीं कही जाएगी। तो ये लास्ट और लेटेस्ट का फ़र्क होता है, हमेशा ध्यान रखना कब हम लास्ट कहेंगे, कब लेटेस्ट कहेंगे। जब एंड हो जाए, जब उसके बाद और नहीं बनना है तो लास्ट है, जब और बनना है उसके बाद तो क्या हो जाएगी? लेटेस्ट हो जाएगी। फिर एक क्वेश्चन और देता हूँ आप लोगों को इसी पर, लास्ट और लेटेस्ट पर, और ये बुक पर दूंगा, ध्यान रखिएगा। जैसे न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर है या न्यूज़ है, फैशन है, तो ये कभी लास्ट नहीं होता। जैसे सपोज ये कहो कि लो वेस्ट जीन्स, जिनकी जीन्स वो गिरी जाती रहती है ना, लगता है कि अब गिरी तब गिरी, तो लो वेस्ट जीन्स। तो अगर कहीं लिखा हो लो वेस्ट जीन्स इज़ लास्ट फैशन या लेटेस्ट फैशन, तो फैशन कभी लास्ट नहीं होता, रोज़ बदलता रहता, तो लेटेस्ट होगा। जैसे न्यूज़ कहा जाए, जैसे द लास्ट न्यूज़ ऑफ टुडे, तो लास्ट न्यूज़ कभी होती ही नहीं, न्यूज़ लेटेस्ट होती है हमेशा। ठीक, इसी तरह से एक क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों ने अंग्रेजी में हो सकता है कि हाई स्कूल इंटर में एक पढ़ा होगा, शेक्सपियर का एक प्ले है द टेम्पेस्ट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये उनका इसी प्ले को लिख रहे थे, एक पार्ट बचा ही था तो उनकी डेथ हो गई थी। तो द टेम्पेस्ट इज द डैश प्ले, इज द डैश प्ले ऑफ शेक्सपियर, ये शेक्सपियर का डैश प्ले है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, एक ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन है लिखा कि दिस इज द डैश एडिशन, दिस इज द डैश एडिशन ऑफ द टेम्पेस्ट। दोनों में टेम्पेस्ट का ही जिक्र किया हूं, ठीक है, ध्यान देना। दिस इज द डैश एडिशन ऑफ द टेम्पेस्ट। आपको ऑप्शन में मिला लास्ट और लेटेस्ट, क्या यूज करेंगे? लास्ट और लेटेस्ट में क्या लगाएंगे, कहाँ, कौन अंतिम हो गया, कौन अभी अंतिम नहीं हुआ है? तो आप हमें बताओ कि जैसे शेक्सपियर ने कोई प्ले लिखा तो वो लास्ट होगा कि लेटेस्ट होगा? इसके बाद, इसी प्ले के बाद उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद उन्होंने प्ले नहीं लिखा, तो ये क्या हो गया? लास्ट प्ले हो गया। अब एडिशन की बात करो, द टेम्पेस्ट का एडिशन, शेक्सपियर ने नया प्ले नहीं लिखा,
लेकिन द टेम्पेस्ट तो हर साल छपती है, नए बच्चों के लिए हर साल एक एक एडिशन आता रहता है, हर साल छपती रहती है। अब जो 2022 में आई होगी तो वो क्या हो जाएगी एडिशन, वो लास्ट एडिशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब छपना बंद हो जाएगी क्या, तो छपना नहीं बंद होगी, तो एडिशन कभी बंद नहीं होगा, ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो जो चलता रहता है वो क्या हो जाएगा लेटेस्ट। उसी टेम्पेस्ट के लिए लास्ट भी लिखा, उसी टेम्पेस्ट के लिए लेटेस्ट भी लिखा, जब जहाँ जैसी डिमांड थी, कब कहाँ क्या लगाना है, ये चीज़ें बड़ा सोच समझ करके आप लोग यूज करिएगा। एक ये लास्ट और लेटेस्ट का फ़र्क था। एक और पढ़ लीजिए आप, फॉर एंड फॉर्म, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये भी बड़ा ज़रूरी है, कभी कभी पूछा जाता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये कौन सा होगा, क्या है चीज़, ये कौन सी बला है। देखो फर्स्ट है ये, और फोरमोस्ट ये हो गया फोरमोस्ट। फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, प्रथम, ये क्रम में आ गया, ठीक, ये क्रम है। और फॉरमोस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे आगे। सबसे आगे का मतलब क्या हो गया, ये प्लेस है, दिस इज नॉट ऑर्डर, ये क्या है प्लेस है, और ये क्या है ऑर्डर है, ये क्रम है। अब कहाँ हमें ऑर्डर का सेंस लेना है और कहाँ हमें प्लेस का सेंस लेना है, दिस डिपेंड्स ऑन योर पावर ऑफ डिसीजन। कौन सी आप पावर ऑफ डिसीजन यूज करते हैं, कहाँ कब क्या करना है। मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन मैं पूछूं कि हैव यू स्टडीड द foremost चैप्टर ऑफ दिस बुक, ठीक, ऑफ दिस बुक, क्या आपने इस किताब का डैश चैप्टर पढ़ा। दूसरा है द फर्स्ट बॉय वाज होल्डिंग अ बैनर इन हिज हैंड्स। कुछ बच्चे खड़े थे, उसमें कुछ बच्चे अपने हाथ में बैनर पोस्टर इस तरह का कुछ लिए हुए थे। अब ये बताओ कि किसमें हमें क्रम का सेंस लेना है, किसमें ऑर्डर का सेंस आ रहा है और किसमें प्लेस का आ रहा है। दोनों सेंटेंस पढ़ो। विच सेंटेंस इज गिविंग द सेंस ऑफ ऑर्डर एंड इन विच प्लेस इज गिवन, किसमें ऑर्डर है और किसमें प्लेस है, ये आपको बताना है। हैव यू स्टडीड द फोरमोस्ट चैप्टर। अब ये बताओ किसी बुक में जो पहला चैप्टर होता है वो फोरमोस्ट चैप्टर होगा या फिर फर्स्ट चैप्टर होगा। चैप्टर में सबसे आगे, चैप्टर प्लेस नहीं बताया ना। किताब होती है, किताब में क्रम होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे चैप्टर होते हैं ना, जो क्रम से अरेंज होते हैं, उनमें फोरमोस्ट प्लेस नहीं होगा। अगर बुक का चैप्टर है तो फर्स्ट होगा ना कि फोरमोस्ट होगा। अब दूसरे में कई बच्चे लाइन लगा के खड़े हैं और जो सबसे आगे बच्चा खड़ा है उसने हाथ में एक झंडा पकड़ रखा है, एक फ्लैग पकड़ रखा है, बैनर ले रखा है। तो जो बच्चा आगे खड़ा है बैनर ले रखा है वो क्रम है या प्लेस है। ढेर सारी भीड़ है, एक लाइन लगी हुई है, जिसमें जो सबसे आगे खड़ा होगा वो क्या होगा, वो प्लेस बता रहा है बच्चे की लोकेशन, ना कि ऑर्डर बता रहा। तो यहाँ फर्स्ट की जगह क्या यूज होना चाहिए, यहाँ यूज होना चाहिए था फॉरमोस्ट चाइल्ड। तो कहाँ फर्स्ट लगाना है, कहाँ फॉरमोस्ट लगाना है, कहाँ लास्ट लगाना है, कहाँ लेटेस्ट लगाना है, कहाँ म्यूचुअल लगाना है, कहाँ कॉमन लगाना है। ठीक, इस तरह के जो कन्फ्यूज़न होते हैं वो कन्फ्यूज़न अब आई थिंक आपको क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अगर कन्फ्यूज़न रहा होगा तो क्लियर होगा और नहीं हो रहा होगा तो दिस इज़ ऑल द बेस्ट, तो और बढ़िया बात है और अच्छी बात है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आपके कन्फ्यूज़न कितना दूर हुए, कितने आपके लिए यूज़फुल था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी तरह की कुछ और कन्फ्यूज़न दूर करने वाली इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।